पिछले खंड में हमने पुर्तगाल के वास्को द गामा के और वैकल्पिक रूप से महत्वाकांक्षा, संयम, साहस और सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ता के बल पर समुद्र के रास्ते भारत में पहली यूरोपीय विदेशी शक्ति का आगमन देखा। आइए अब यहाँ से आगे वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर इस घटना के प्रभाव को देखते हैं और उस समय की आधुनिक शस्त्रास्त्रों की दम पर इन परखियों का एतदेशियों के साथ कैसा रवैया रहा, और साथ ही हम देखेंगे कि हमने ऐसी कौन सी गलतियां की जिनके कारण उन्हें भारत में मजबूती से पैर जमाने में हमसे ही मदद मिली। इस समुद्री मार्ग की पुर्तगाल की खोज ने विश्व व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके पुर्तगाल को महान राजनीतिक प्रमुखता प्राप्त हुई और पुर्तगाल पूर्व में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। कलिकत के राजा सामुद्री या झामोरिन और वास्को द गामा की पहली भेंट 25 मई 1498 को हुई। वास्को द गामा की यह पहली यात्रा सिर्फ व्यापार की दृष्टि से ही हुई थी, इसलिए उनमें व्यापारिक दृष्टि से बातचीत हुई और 101 दिनों के बाद 29 अगस्त को वास्को द गामा कलिकत से पुर्तगाल के लिए रवाना हो गया। जाने से पहले उसने अपनी याद में कप्पर के तट पर एक संगमरमर का स्तंभ बनवाया। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेस काब्राल 1500 में कलिकत पहुंचा। उसने समुद्री राजा से 2 मांगे की। पहली, व्यापार के लिए एक गढ़ी बनाने की अनुमति। वास्तव में इस मांग का किसी भी एतद्देशीय शासक ने विरोध करना चाहिए था, लेकिन यहाँ समुद्री राजा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इस राजा को ही दोष क्यों दे? छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा किसी अन्य एतद्देशीय राजा ने अपने इतिहास में ये दूरदृष्टि कभी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि उनके बाद आए और पूरे भारत का राजदंड अपने मजबूत हाथों में थामे पेशवाओं ने भी नहीं। परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों के बाद आने वाले यूरोपीय विदेशी अंग्रेजों ने ऐसे ही गढ़ी, वखार और किलों की आड़ से पूरे देश पर अधिकार जमा लिया। वो विस्तृत इतिहास हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ इस मांग को स्वीकार करने के बाद दूसरी जो मांग की थी कि कलिकत के अरब व्यापारियों को वहां व्यापार करने से रोक दिया जाए, जिसे समुद्री राजा ने अस्वीकार कर दिया। अब तक पुर्तगालियों को उनकी आरमारी ताकत का और एतद्देशियों के पास उनका आरमार ही न होने के कारण इनके खोखलेपन का पूरा अनुमान हो चुका था। तो समुद्री राजा की नामंजूरी से गुस्सा होकर काब्राल ने बंदरगाह पे खड़ी जहाजों और कलिकत शहर पर तोपें डाली। इस घटना ने समुद्री राजा को पुर्तगालियों का दुश्मन बना दिया। चूंकि अब कलिकत से व्यापार करना संभव नहीं था, तब काब्राल दक्षिण में कोचीन के राजा के पास गया। मसाला व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण समुद्री राजा और कोचीन के राजा के बीच पारंपरिक दुश्मनी थी। जब उसने देखा कि समुद्री राजा से नाराज होकर मेहमान उसके पास आया है, तो कोचीन के राजा ने काब्राल के स्वागत में कालीन तक बिछा दिए। पुर्तगालियों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने और व्यापार पर पकड़ बनाने के लिए दोनों राजाओं के बीच दुश्मनी का पूरा फायदा उठाया। निजी स्वार्थ के लिए वही गलतियां दोहराने का प्रमाण हमारे इतिहास में कदम दर कदम पाया जा सकता है। 2 लड़े और तीसरा ले उड़े, क्या ये कहावत हमें बचपन से ही नहीं सिखाई जाती? लेकिन क्या हम वास्तव में या व्यवहार में इसका इस्तेमाल करते हैं? कम से कम जहां देश का सवाल हो, वहां इसका समझदारी से इस्तेमाल करने की नितांत जरूरत है। नहीं तो दोनों को भी भुगतना ही पड़ता है, और यहाँ तो पूरे देश को भुगतना पड़ा। इसलिए कम से कम इसके आगे बीच की सब दीवारें तोड़कर केवल भारतीय बन के जीने का फैसला करें। आगे वास्को द गामा हिंद महासागर में फिर से प्रवेश कर गया, लेकिन इस बार व्यापार के अलावा उसने पुर्तगाल के राजा से शस्त्रों के बल पर समुद्र पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया और भारतीय व्यापार पर भी अपनी पकड़ स्थापित कर ली। उसके लिए सभी को समुद्र में जहाजों को ले जाने के लिए जो लाइसेंस देंगे वो, यानी उनकी भाषा में कारताज लेना अनिवार्य कर दिया। अरबों पर तो शुरू से ही उनकी नजर थी, इसलिए पुर्तगाली लाइसेंस के बिना उनके जहाज वे समुद्र में घुमा भी नहीं सकते थे। वैसे ही इन्होंने अरब व्यापारियों पर काली मिर्च के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इससे आप उस समय के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मसालों की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। वे किसी पर कितनी भी खंडनी क्यों न थोपे, उनका विरोध करने की ताकत किसी में नहीं थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस कहावत के अनुसार उन्होंने कारोबार करना शुरू किया। गामा ने समुद्री राजा के मैत्रीपूर्ण संदेश को खारिज कर दिया और उल्टा अरब व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की गामा की मांग को समुद्री राजा ने नामंजूर कर दिया। इसलिए उसने कलिकत शहर पर तोपें दागी। अधिक दहशत पैदा करने के लिए
कलिकत को चावल ले जाने वाले 24 जहाजों के समूह को गामा ने रोक लिया। जहाज पर सवार 800 नाविकों के नाक, कान, हाथ और दांत काट दिए। उन्हें एक जहाज पर चढ़ा दिया और उसे आग लगाकर किनारे पर धकेल दिया। इससे भी अधिक क्रूरता भरी घटना यह थी कि वास्को द गामा ने कलिकत से 400 महिलाओं और बच्चों को ले जा रहे एक जहाज को मदई खाड़ी के पास रोका, बड़ी रकम लूट ली और जहाज को आग लगा दी। इसमें कुल 380 यात्रियों की मृत्यु हुई। मदई में हुई अमानवीय घटना से तो समुद्री राजा पूरी तरह से कांप गए। राजा ने तालापान्ना के नम्बूद्री को शांति दूत के रूप में गामा के पास भेजा, लेकिन गामा ने नम्बूद्री को जबरदस्त शारीरिक तकलीफें दी। उसके नाक और कान काट दिए, उसकी जगह एक सुअर के कान सिल दिए और उसे समुद्री राजा के पास वापस भेज दिया। इस पार्श्वभूमि पर समुद्री राजा ने पुर्तगालियों के खिलाफ कोचीन के राजा के साथ समन्वय करने के कई प्रयास किए, लेकिन वो मानी राजा नहीं माना। वाह रे मानी, अब अंत में यह इतिहास भी हमारे इतिहास को अनुरूप ही हुआ और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने के लिए समुद्री राजा अकेला रह गया। 1503 में कैरो के एक बड़े व्यापारी खोजा कासिम की मदद से समुद्री राजा ने एक संयुक्त बख्तरबंद काफिले की स्थापना की और कोचीन में पुर्तगालियों पर हमला किया। इसके अलावा 1507 में उन्होंने इजिप्ट के सुल्तान के साथ गठबंधन किया और चौल में पुर्तगालियों के साथ दूसरा युद्ध लड़ा। 1509 में गुजरात के सूबेदार मलिक अयाज की मदद से कलिकत के आरमार ने द्वीप में पुर्तगालियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच की अवधि में पुर्तगालियों ने भी आवश्यकतानुसार अपनी सामरिक शक्ति में वृद्धि की। वैसे ही उन्होंने तट पर सही सही जगहों पर गढ़ी और किले बनवाए और सामरिक स्थानों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसलिए उनकी मजबूत नौसेना और उनके तोपखाने के सामने कलिकत आरमार की कुछ न चली, बल्कि हिंद महासागर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों के लिए ही ये नौसैनिक युद्ध महत्वपूर्ण साबित हुए। साथियों, समुद्री राजा की हार का एक ही महत्वपूर्ण कारण यह था कि उसे अकेले ही प्रयास करना पड़ा। लेकिन अगर सभी तद्देशीय राजा एक साथ होकर पुर्तगालियों के खिलाफ लड़े होते तो उसी समय पुर्तगालियों को उखाड़ फेंकना कितनी आसानी से संभव था, और इसके बुरे परिणाम जो सिर्फ समुद्री राजा को ही नहीं बल्कि सभी को भुगतने पड़े, वैसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही भारत देश को दुनिया सदैव एक समृद्ध, मजबूत और अजेय देश के रूप में ही देखती। इसलिए ऐसे इतिहास से सबक लेकर अब से आगे हमारे पास एकता की ताकत को पहचानने की बुद्धि सदैव हो, सद्भावना के साथ हम विदाई ले रहे हैं। अगर इतिहास समझाने का हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें ऐसे ही एपिसोड बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये चैनल जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल हमने इतिहास में घटी देश विदेश की अच्छी बुरी पर महत्वपूर्ण घटनाओं को प्लान व्यू द्वारा भौगोलिक परिस्थिति के साथ यूनिक तरीके से दिखा के समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको वो ऐतिहासिक घटनाएं समझने में आसानी हो और उसमें से जो भी अच्छा है उसे अपने देश की उन्नति के लिए स्वीकार करें और उनमें जो भी गलतियां हैं उनसे सबक ले और वे हमसे भविष्य में ना हो इतने जागृत बने। हर एक भारतीय एक जानकार व्यक्ति, एक जिम्मेदार नागरिक और एक सकारात्मक देशवासी बने, इसी विजन के साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारा ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने इस इबुना और हम चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमें ऐसे ही नए नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।